हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संज्ञा के भेद के बारे में। आज की हमारी ये संज्ञा टॉपिक की दूसरी थ्योरी क्लास है और इस क्लास में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। उसके बेहतरीन नोट्स बनाकर लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं संज्ञा के भेद के बारे में। तो हिंदी व्याकरण में संज्ञा शब्दों के विभाजन के दो प्रधान आधार हैं जो इस प्रकार से हैं, अर्थात संज्ञा के भेद के आधार दो हैं जो निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं। पहला आधार है संज्ञा के 5 भेद अंग्रेजी के आधार पर किए गए हैं। पहला आधार है अंग्रेजी का आधार, जिसमें हमें बताया गया है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आइए जानते हैं कि 5 भेद कौन कौन से होते हैं। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा और चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा और आखिरी भाववाचक संज्ञा। 5 भेद हमारे कौन कौन से हो जाएंगे अंग्रेजी के आधार पर? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 5 हमारे संज्ञा के भेद अंग्रेजी के आधार पर होते हैं। इन पांचों को हमें याद रखना है। पेपर में कई बार पूछा जा सकता है संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा 5। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, जो आपने, मैं ऐसी आशा करता हूं कि कभी पढ़ा ही नहीं होगा। तो कामता प्रसाद गुरु संज्ञा के 2 भेद मानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस बार आपकी तैयारी सबसे हटके होने वाली है, मैंने आपको पहले ही कहा था। और मैं ये गारंटी के साथ बताता हूँ कि कोई भी अपनी क्लासेस के दौरान आपको ये नहीं बताता होगा कि कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के 2 भेद माने हैं। पहला पदार्थवाचक संज्ञा और दूसरा भाववाचक संज्ञा। ये 2 भेद कामता प्रसाद गुरु ने माने हैं और इन्हें हमें विशेष तौर पे याद रखना है। अगर पेपर में आपसे कुछ हटकर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा संज्ञा के बारे में क्वेश्चन, यही आएगा कि कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के कितने भेद माने, और ऑप्शन में 5 जरूर दिया गया होगा जो कि गलत आंसर हो जाएगा। वहां पर हमारा राइट आंसर होगा 2। अब उन्होंने जो 5 थे उनमें से किस किस को कहां पर माना है वो जानते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु ने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा है, अर्थात उन्होंने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को अलग अलग न मानकर पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मान लिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कामता प्रसाद गुरु संज्ञा के कितने भेद मानते हैं, तो हमारा सही आंसर होगा 2। कौन कौन से हैं? पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों को बता दें कि यूपी टेट की सबसे अलग हटके नोट्स की तैयारी हिंदी की ट्रिकी हिंदी चैनल पर कराई जा रही है। आगे बात करते हैं पहले भेद के बारे में अंग्रेजी के आधार पर, जो कि है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा जानते हैं क्या होती है? जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक वस्तु या फिर एक व्यक्ति का बोध कराएगी, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। इसका नोट पॉइंट क्या होता है? नोट पॉइंट इसका है व्यक्तिवाचक संज्ञा में
पदार्थ के एकत्व का बोध होता है, बहुत्व का नहीं। सीधी सीधी बात यह है, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक का बोध कराती है, बहुत का नहीं। जहां भी आपको एक संज्ञा दिखाई दे, एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, वहां पर आंखें बंद करके व्यक्तिवाचक संज्ञा लगा आना, आपका आंसर गलत नहीं होगा। अब इसके प्रकार देखते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं, व्यक्ति के नाम हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की संख्या सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा व्यक्तिवाचक संज्ञा पाई जाती है। कुछ प्रमुख संज्ञाएं निम्नलिखित हैं। पहला है व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे किसी का भी नाम ले लो, अंकित, मयंक, दीपांशु, शबीता आदि, कोई भी नाम हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसके बाद देशों के नाम, किसी भी देश का नाम हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे अमेरिका हो गया, रूस, भारत हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, अफ्रीका हो गया, ईरान हो गया, सभी देशों के नाम एक देश का बोध करा रहे हैं, तो ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय जातियों के नाम, अर्थात राष्ट्र की जो जातियां होती हैं वो भी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई हम कहते हैं वो जापानी है, अर्थात वह जापान का है, उसकी जाति हम बोध करते हैं जापानी है। रूसी है, भारतीय हैं, जैसे हम लोग भारतीय हैं, अफ्रीकी आदि, कोई भी राष्ट्रीय जाति हो जिससे राष्ट्र का बोध हो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसके बाद बात करते हैं दिशाओं के नाम। हमारे दिशाओं के नाम भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दिशाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अर्थात इनसे एक का ही बोध हो रहा है कि पूरब दिशा एक ही है, पश्चिम दिशा एक ही है, उत्तर दिशा भी एक है और दक्षिण दिशा भी एक है। ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद बात करते हैं नदियों के नाम। नदियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती, सोन नदी, केन नदी, ये सभी एक ही नदियां हैं, एक का बोध करा रही हैं। जैसे गंगा एक ही है, यमुना भी एक ही है, सिंधु भी एक ही है, उसी प्रकार कृष्णा, ताप्ती और केन नदी भी एक ही हैं। तो ये सभी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा पहाड़ों के नाम। पहाड़ों के नाम भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे विंध्याचल, सतपुड़ा, हिमालय, कैलाश, ये सभी हमारे पहाड़ों के, एक पहाड़ के बारे में जहाँ भी बोध होगा, किसी एक पहाड़ का नाम लेंगे वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं महासागरों के नाम, अर्थात महासागरों के जो हमारे नाम होते हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे हिंद महासागर, लाल सागर, प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर आदि। अर्थात हमारे महासागरों के नाम हैं जो हिंद महासागर अर्थात एक ही है और एक का बोध हो रहा है, लाल सागर ये भी एक है, प्रशांत महासागर एक का बोध करा रहा है, एक की बात कर रहे हैं हम, तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार पुस्तकों के नाम भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कामायनी, रामचरितमानस, कुरान, बाइबिल, पद्मावत, सूरसागर, सतसई आदि जो भी पुस्तकें हैं जिनका एक नाम हो, एक ही पाया जाए, वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। उसके बाद बात करते हैं समाचार पत्रों के नाम। हमारे समाचार पत्रों के नाम भी जो हमारे, जिन्हें हम अखबार कहते हैं, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे दैनिक जागरण हो गया, एक ही समाचार पत्र का नाम है, हिंदुस्तान एक ही भी है,
अमर उजाला, इंडिया टुडे, ये सभी हमारे समाचार पत्र व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद बात करते हैं नगरों एवं शहरों के नाम। नगर एवं शहरों के नाम भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, नोएडा, बरेली, वाराणसी आदि। किसी भी नगर का नाम हो, शहर का नाम हो, सभी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो एक प्रॉपर शहर या फिर एक विशेष एक नगर की बात करेंगे तो वह हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद बात करते हैं सड़कों एवं चौक के नाम भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सीधी सी बात है, जो केवल एक का बोध कराए व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे कि हो गया चांदनी चौक, लाल चौक, राष्ट्रीय मार्ग, तिलक मार्ग, ताशकंद मार्ग आदि जो भी हैं वो सभी सड़क और चौक के नाम भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला पॉइंट है हमारा दिनों के नाम। तो दिनों के नाम भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे रविवार, रविवार एक ही दिन होता है। सोमवार एक ही दिन का बोध कराता है। मंगलवार एक ही, बुधवार, बृहस्पतिवार आदि जो भी हैं हमारे, शुक्रवार, शनिवार, सभी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद बात करते हैं अंग्रेजी महीनों के नाम। अंग्रेजी महीनों के नाम भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि। ये सभी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अंग्रेजी महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हिंदी महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछ लिया जाए चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये सभी हमारे हिंदी महीनों के नाम होते हैं। अगर ये भी आपको ऑप्शन में देके पूछ लिया जाए इनमें कौन सी संज्ञा है, तो आप सीधे सीधे उत्तर लगाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद त्योहारों एवं उत्सवों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयदशमी, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस आदि। ये सभी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद हमारे दार्शनिक तथ्यों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, देवी, प्रकृति आदि। ये सभी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है ऐतिहासिक युद्ध एवं घटनाओं के नाम। ये सभी ऐतिहासिक घटनाएं और युद्ध जो भी ऐतिहासिक हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध, पानीपत का युद्ध, चोरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला कांड। ये सभी हमारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं और ऐतिहासिक युद्ध के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट थे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत व्यक्तियों के नाम आते हैं, देशों के नाम आते हैं, राष्ट्रीय जातियों के नाम आते हैं, दिशाओं के नाम आते हैं, नदियों के नाम आते हैं, पहाड़ों के नाम आते हैं, महासागरों के नाम आते हैं, पुस्तकों के नाम आते हैं, समाचार पत्रों के नाम आते हैं, नगर और शहर के नाम आते हैं, सड़क और चौक के नाम आते हैं, दिनों के नाम आते हैं, अंग्रेजी महीनों के नाम आते हैं, हिंदी महीनों के नाम आते हैं, त्योहारों एवं उत्सवों के नाम आते हैं, दार्शनिक तथ्यों के भी नाम आ जाते हैं,
ऐतिहासिक युद्ध एवं घटनाओं के भी नाम आ जाते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की इससे ज़्यादा बड़ी थ्योरी क्लास आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मैं आशा करता हूं आपको जानकारी उपलब्ध कराने में मैं सफल हुआ होऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ट्रिक हिंदी चैनल सबको शेयर कर दें और बता दें यूपी टेट की तैयारी बहुत अच्छे से होने वाली है। इस चैनल पे जल्द से जल्द आपका नोटिफिकेशन भी आने वाला है। नए आयोग के बारे में आपको सूचना मिल ही गई होगी, तो मैं आशा करता हूं कि अगले महीने आप सभी को यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और बहुत ही जल्द आपका पेपर भी होगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की बहुत ही अच्छी थ्योरी क्लास थी ये। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा अगली वीडियो में और संज्ञा के प्रकार के बारे में महत्वपूर्ण थ्योरी की जानकारी लेकर, और आशा करता हूँ कि आप सभी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।